प्यारे बच्चों, नवीन दहिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स विषय को डिस्कस करेंगे। उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण का अर्थ, कार्यक्षेत्र तथा प्रकृति का वर्णन करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन 3 हिस्सों में बटा हुआ है। अर्थ, कार्यक्षेत्र यानी इसका स्कोप क्या है, प्रकृति यानी इसका नेचर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसका मीनिंग यानी अर्थ कि गणित है क्या, इस बारे में जानना है। हम गणित का यूज़ कहाँ करते हैं, इस चीज़ को हमने जानना है, परखना है। देखिए, अब सबसे पहले है, हम गणित का प्रयोग हर समय करते हैं। क्या आप जानते हैं आपने जन्म का दिन, जन्म का समय, आपका कद तथा लंबाई कितनी है, कक्षा 10 में आपके कितने प्रतिशत अंक थे। इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है वो गणित में है। देखिए, आप डेली लाइफ में इन क्वेश्चंस का यूज़ करते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो क्वेश्चन हैं ये आपके गणित से संबंधित हैं। ठीक है, जैसे आप डेली लाइफ में कई चीज़ों में यूज़ करते हैं, दुकान पे जाते हैं, खेलते हैं, वहाँ आप हर जगह मैथ गणित का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब आप उस चीज़ का यूज़ करते हैं तो आप नहीं सोचते कि ये एक्चुअल में मैथ है। वास्तव में आप उसका डेली यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि ये मैथ है। ठीक है, तो आपने अपने आंसर के दरमियान जब आप अपना क्वेश्चन तैयार करते हैं तो उसको सबसे पहले आप खुद इमेजिन किया करो कि इसमें हम क्या क्या आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, जैसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन 16 नंबर का आता है, तो जो डिस्क्रिप्टिव टाइप जो क्वेश्चन जितने भी रहते हैं उसमें आपकी इमेजिनेशन सबसे ज़्यादा काम करती है। ठीक है, इसलिए तो सबसे पहले आप खुद सोचा करो कि मीनिंग क्या क्या हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक बेस तैयार किया है। ये मैंने 5-6 जो लाइन लिखी हैं ये बेस के लिए है कि आप मैथ का यूज़ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को उत्तर देने गणित की कैसे समर्थ है, इसलिए हमें गणित के अर्थ को जानना व समझना आवश्यक है कि हमें गणित क्यों जानना है, कहाँ इसका यूज होता है, क्या इसका मीनिंग है। ठीक है, अब देखें गणित का अर्थ कि वास्तव में इसका मीनिंग क्या है। अब हर व्यक्ति मैथ को, गणित को अलग रूप में देखता है। कोई व्यक्ति सोचता है कि जो गणित है वो मापना ही गणित है, कोई सोचता है तोलना ही गणित है, कोई सोचता है परसेंटेज गणित है, कोई सोचता है फ्रैक्शन गणित है, कोई सोचता है संख्या गणित है। ठीक है, तो गणित की सभी व्यक्तियों की, सभी गणितज्ञों की अपनी अपनी अलग सोच है, अपनी अपनी अलग धारणाएं हैं। ठीक है, तो लेकिन वे सभी धारणाएं ना तो गलत हैं और ना ही पूर्ण रूप से ठीक हैं। हर एक व्यक्ति की गणित के प्रति अपनी एक अलग, अपनी एक यूनिक धारणा हो सकती है। तो बच्चों, जैसे आपने एग्ज़ाम में पेपर लिखना होता है, आपने हर एक व्यक्ति, एक यूनिवर्सल हर एक व्यक्ति की धारणा को महत्व देना है। ठीक है, केवल अपनी अपनी धारणा को नहीं, हर एक व्यक्ति की धारणा को गणित के परिप्रेक्ष्य में महत्व देना चाहिए आपको। अब एक कंसेप्ट के आधार पर एक भैया आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना चाहिए वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। गणित का अर्थ ये मैंने आपको अपनी तरफ से लिख के बताया है कि आप यदि इस तरह से लिखेंगे तो आपके बेहतर अंक आ पाएंगे। ठीक है, गणित शब्द की कई प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जो बात मैंने अभी बताई है वही मैंने अब लिख रखी है। उदाहरण के लिए कभी गणित की गणनाओं का विज्ञान कहा गया है, यानी गणित क्या है, कभी तो इसको गणनाओं का विज्ञान कहा जाता है। कोई इसे संख्याओं का तथा स्थान का विज्ञान कहता है एवं कोई इसे मापन, मात्रा और दिशा के विज्ञान के रूप में स्पष्ट करता है। वास्तव में गणित का शाब्दिक अर्थ, लेकिन यदि हम एक कंक्लूजन निकाल कर देखें तो गणित का जो शाब्दिक अर्थ है वह है गणनाओं की प्रधानता। ठीक है, जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के औजार हमें किसी भी प्रक्रिया को पूरा करने में मदद करते हैं, उसी प्रकार गणित की तुलना ऐसे भरे हुए औजार बॉक्स से की जाती है जिसमें मापने, तोलने, गिनने आदि क्रियाओं को ठीक प्रकार से संपन्न करने के लिए ऐसे औजार भरे पड़े हैं। यानी कि गणित को भी हमने एक ऐसे टूल बॉक्स के रूप में इस्तेमाल किया है। जैसे कोई मैकेनिक है, वो अपने औजार जो है वो एक बॉक्स में रखता है, वैसे गणित का भी एक टूल बॉक्स है जिसमें हम मापने, तोलने, गिनने आदि क्रियाओं को संपन्न करते हैं।
ठीक है, मैं ये आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तौर पे मैथ की डेफिनेशन, मैथ के स्कोप, मैथ का नेचर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा इसको रटने की आवश्यकता नहीं है कि आप कभी इसको रटने बैठ जाओ ना। आप यहाँ से थोड़े से शब्दों को उठाएं और अपनी इमेजिनेशन डेवलप करें और अपने आधार पर आंसर दें। एक बार इसको पढ़ लेना, उसके बाद ये बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में मैंने लिख रखे हैं। ठीक है, इस सिंपल वर्डिंग से आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप इसको अपने डेली लाइफ के अकॉर्डिंग यूज करके देखेंगे और वहाँ से आप खुद ही एक बहुत अच्छा क्वेश्चन तैयार कर पाओगे। ठीक है, बिल्कुल मेरे एक एक शब्दों को ध्यान से सुनना। बिल्कुल एक एक शब्द के अंदर मैंने बिल्कुल सिंपल वर्डिंग बोल रखी है, जिससे आपको मैथ के जितने भी पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन हैं उनको समझने में, उनको लिखने में बहुत ही आसानी महसूस होगी। ठीक है, तो गणित को हमने क्या किया है, एक टूल बॉक्स के रूप में माना है। अब जैसे टूल बॉक्स क्या है, जैसे एक मैकेनिक है, वो अपने औजार जो है वो एक डिब्बे के अंदर, एक बॉक्स के अंदर रखता है, वैसे ही मैथ के अंदर भी एक टूल बॉक्स होता है जिसके अंदर हम अपनी कैलकुलेशन संबंधी, मापने संबंधी, तोलने संबंधी, गिनने संबंधी आदि क्रियाओं को पूरा करते हैं। ठीक है, जिनकी सहायता से स्थान, परिणाम, दिशा आदि से संबंधित प्रकृति में निहित सभी प्रकार के रहस्यों को भली भांति से समझा जा सकता है। किसके माध्यम से? उस टूल बॉक्स के माध्यम से। इस प्रकार गणित के संबंध में दी गई मान्यताओं के आधार पर कह सकते हैं कि गणित, अब क्या है गणित? गणित जो है वो अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का विज्ञान है। ठीक है, तो गणित क्या है? गणित के अंदर हम नंबर्स, अक्षर, चिन्ह यानी जो साइंस होते हैं हमारे प्लस माइनस वगैरह के आदि को संक्षिप्त संकेतों का विज्ञान है, जिनकी सहायता से परिणाम, दिशा तथा स्थान का बोध होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? गणित विषय का आरंभ गिनती से हुआ है। अब यहाँ हम गणित की स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं कि भाई गणित शुरुआत कैसे हुई। तो जो गणित की शुरुआत हम मानते हैं वो कहाँ से मानते हैं? गणित की शुरुआत हम गिनती से मानते हैं। ये तो आपको भी पता है कि जो गणित है वो बिना गिनती के अधूरा है। ठीक है, तो इस तरह की लाइनें आप अपने आप भी यूज किया करो, बनाने की कोशिश किया करो कि गणित किससे हुआ है? गणित का उदय किससे हुआ है? गिनती से हुआ है। यानी गिनती के बिना जो गणित है वो अधूरा है। और संख्या पद्धति इसका एक विशेष क्षेत्र है, जिसकी सहायता से गणित की अन्य शाखाओं जैसे अंकगणित, बीजगणित, अब स्टार्टिंग तो गणित की किससे हो गई? गिनती से। लेकिन गणित केवल गिनती भर भी नहीं रहा, अब गणित जो है आगे बढ़ा। वो क्या बना? अंकगणित, बीजगणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति आदि डिफरेंट टाइप की, इसकी अनेक टाइप की जो शाखाएं हैं, जो ब्रांचेज है वो यहाँ से निकली हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम गणित की डेफिनेशन के विषय में डिस्कस करेंगे कि गणित की परिभाषा जो अलग अलग गणितज्ञों के द्वारा दी गई हैं वो क्या हैं, किस पर बेस्ड हैं। अब गणित के विषय में बहुत सारे गणितज्ञों ने अपनी डिफरेंट टाइप की परिभाषाएं दी हैं। अब आपको अपने एग्ज़ाम में किन्हीं 3 या 4, जैसा भी आपको एग्ज़ाम में याद आए, 2, 3, 4 आप उसमें लिख कर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये कोशिश करनी चाहिए कि आप एच डी याद रखें, क्योंकि ये जिस भी कंसर्न्ड मैथमेटिशियन या गणितज्ञ ने दी है उसके शब्दों को ही हमने उसके अंदर लिखना होता है। देखो, इससे पहले की जो बात मैंने बताई थी उसमें ज़रूरी नहीं है आप उसको एज इट इज़ लिखें, लेकिन जो डेफिनेशन किसी गणितज्ञ द्वारा दी गई है उसको आपने एज इट इज़ लिखना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि वो उस गणितज्ञ को रिप्रेजेंट करती है। अब है हमारा गणित शब्द को कई प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार गणित मापन, मात्रा और परिमाण का विज्ञान है। हिंदी भाषा में इसे गणना का विज्ञान भी कहा जाता है। विभिन्न गणितज्ञों के द्वारा गणित को विभिन्न रूपों में परिभाषित किया गया है। अब जैसे हमने कुछ डिस्कस किए हैं, जो कुछ गणितज्ञ हैं उनके बारे में हमने लिखा है कि ये गणितज्ञ ने गणित के बारे में कैसा क्या कहा है। तो मैंने आपको बताया है कि कोशिश करनी चाहिए पर्टिकुलर जिस गणितज्ञ ने जो लाइन जिस परिप्रेक्ष्य में कही है उसी परिप्रेक्ष्य के अकॉर्डिंग आप उस लाइन को अपने एग्ज़ाम में लिख कर आएँ। अब जैसे जो जॉन लॉक है उनके अनुसार गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन में, मस्तिष्क में तर्क, यानी लॉक ने तर्क को महत्व दिया है। ठीक है,
लॉजिक को महत्व दिया है गणित के अंदर। तो लोक के अनुसार गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन में तथा मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। ठीक है, अब दूसरा है रोजर बैंकन के अनुसार। उन्होंने कहा है गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है। ये आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन भी बनकर आ जाता है कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी कहा जाता है, इस को आप स्पष्ट करें। मैंने इसी क्वेश्चन में इसका स्पष्टीकरण ऑलरेडी दिया है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो आप कंटिन्यू से देखते रहें। इसके बाद गैलीलियो के अनुसार गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत को लिख दिया है। अब जो गैलीलियो है, गैलीलियो ने क्या कहा है? गैलीलियो ने संपूर्ण जगत को ही गणित मान लिया है। अब इसके बाद है रसेल के अनुसार गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि इसने गणित को किसके बारे में कहा है? एक अमूर्त, एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम नहीं जानते कि वो क्या है। यानी कि जैसे मैं एक बात कर रहा हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे आपने देखा होगा कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदने गया। अब कोई व्यक्ति कौन है कौन नहीं है हमें नहीं मालूम, लेकिन हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, हम उसके बारे में प्रॉफिट लॉस का अंदाज़ा लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जैसे आप इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, तो आपको एक पर्टिकुलर चीज़ पता होती है कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। हम किसी पर्टिकुलर देश, भारत देश, अमेरिका देश, यानी आपको पता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन गणित एक ऐसा विषय है जिसमें आपको पर्टिकुलरली ये नहीं पता होता कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा किसने कहा है? रसेल ने कहा है। इसके बाद है हमारा मार्शल एच स्टोन के अनुसार गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है। यानी ये तो आपको पता ही है कि जो गणित है वो अमूर्त है। ठीक है, जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है, ये मार्शल एच स्टोन के अनुसार कहा गया है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर गणित के संबंध में सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि अब देखो, जो गणितज्ञ हैं, जो हमारे मैथमेटिशियन हैं, उन्होंने डिफरेंट टाइप की डेफिनेशंस हमें दी हैं। उन डेफिनेशंस के आधार पर हम आज के संदर्भ में देखें कि गणित क्या है, तो उसके आधार पर हमने कुछ कंक्लूजन निकाले हैं। वो कंक्लूजन भी आपको अपने एग्ज़ाम में लिखने चाहिए। वो आपके अपने दृष्टिकोण हैं। देखो, मैंने अभी आपको बताया था, जैसा कि गणितज्ञों ने कहा है, जब आप गणितज्ञ का नाम लेकर लिखते हैं तो आपको एज इट इज़ लिखना चाहिए। जैसे रोजर बैंकिन ने कहा है, ठीक है, तो उसको आपने एज इट इज़ लिखना चाहिए कि भाई सिंह द्वार और कुंजी है। लेकिन जब आप इसका कंक्लूजन निकालते हैं तो कंक्लूजन में आप अपनी वर्डिंग, अपने शब्दों को यूज कर सकते हैं। अब जैसे क्या है, जो उन परिभाषाओं के आधार पर हमने कुछ कंक्लूजन निकाले हैं, वे कंक्लूजन हर एक व्यक्ति अपने इंडिविजुअल लिख सकता है। वो आपकी लेखन कौशल को दर्शाता है, जो आपके एग्ज़ाम में मार्क्स लेकर आने में आपकी हेल्प करते हैं। यहाँ आप अपने शब्दों का यूज़ करेंगे तो उतना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब है गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है, ये कंक्लूजन है हमारे। गणित गणनाओं का विज्ञान है। गणित मापन, मात्रा और दिशा का विज्ञान है। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध मतलब एक सीक्वेंस के अंदर है। संगठित मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड है। और यथार्थ शाखा है। इसमें मात्रात्मक तथ्यों यानी क्वांटिटिव और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह विज्ञान का एक अमूर्त रूप है। गणित को आप अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में ही देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में ही मानते हैं। ठीक है, यह तार्किक विचारों का विज्ञान है। अब तर्क के बारे में किसने कहा था, ये आप क्लियर कर सकते हैं। जॉन लॉक के अनुसार था, तो तर्क को भी देखो, इसमें हमने ये जो हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं, इस कंक्लूजन में हमने मैथमेटिशियन की डेफिनेशन को पढ़ा है, उसको भी हमने शामिल कर लिया है। ठीक है, और अपनी वर्डिंग को भी शामिल कर लिया है। तो बच्चों, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी वर्डिंग के साथ साथ जो हमारे गणितज्ञ हुए हैं उनकी वर्डिंग को भी शामिल करें। कब? जब आप एक कंक्लूजन देते हैं। लेकिन जब आप पर्टिकुलर किसी गणितज्ञ के बारे में बात करते हैं तो कि हमने उसी की डेफिनेशन को ही महत्व देना चाहिए। ठीक है, जब आप कंक्लूजन लिखते हैं तो उसमें आप अपनी वर्डिंग को साथ में गणितज्ञ की वर्डिंग को शामिल कर सकते हैं।
ठीक है। आपको पता है भाई, जब जैसे आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो 16 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लिखना होता है, बड़ा लिखना होता है, तो उसमें क्या करो, अपने विचारों को भी शामिल करो और साथ में गणितज्ञों के विचारों को भी महत्व दो। इसके बाद है, गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। यह आगमनात्मक यानी इंडक्टिव तथा प्रायोगिक विज्ञान है। नेक्स्ट है, गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ठीक है, तो गणित को एक साइंस के रूप में, एक विज्ञान के रूप में तो हमने माना ही है, लेकिन गणित के अंदर क्या है, इसमें एक आवश्यक निष्कर्ष, कंक्लूजन निकाला जाता है, लेकिन साइंस में कंक्लूजन कभी भी नहीं होता। वो साइंस के बारे में बात है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, साइंस की उसमें डिस्कस करनी चाहिए। ठीक है, यानी जो मैथ के निर्णय हैं वे अंतिम चरण तक पहुंच जाते हैं, लेकिन साइंस कभी भी अंतिम चरण पर नहीं गया है। अब इसके बाद है गणित की प्रकृति। प्रकृति क्या होती है? देखो, पहले एक चीज़, एक जो वर्ड आया है, आप उस वर्ड को एकदम से रटने मत लगो, याद करने मत लगो। प्रकृति, प्रकृति का मतलब होता है नेचर। नेचर का मतलब होता है स्वभाव, यानी आप किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो उसके बारे में पूछते हैं कि भाई कैसा स्वभाव है, इसका कैसा नेचर है, शर्मीला है या भाई होशियार है। ये उसकी एक प्रकृति है कि उस व्यक्ति का गॉड गिवन नेचर कैसा है। तो गणित की प्रकृति यानी गणित का गॉड गिवन प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है। अब आप खुद इमेजिन करें और इसके बारे में 8-10 लाइनें खुद सोचें। ठीक है, एग्ज़ाम में आप कुछ भी लिख आते हैं तो वो गलत है। तो आप घर पे बैठ के, जैसे अब मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपको, तो खुद भी आपने सोचना चाहिए कि गणित की प्रकृति कैसी है। अब आप खुद सोचो कि प्रकृति का मतलब क्या है, कि मैथ कैसा है, दिखने में कैसा है, ठीक है, सोचने में कैसा है, स्वभाव कैसा है। तो देखें इसके बारे में हमने क्या लिखा है। विद्यालय पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने वाले प्रत्येक विषय के कुछ उद्देश्य तथा उसकी संरचना होती है। ठीक है, जिसके आधार पर उस विषय की प्रकृति निश्चित होती है। गणित विषय की संरचना अन्य विद्यालय विषयों की अपेक्षा अधिक मजबूत तथा शक्तिशाली है, जिसके कारण गणित अन्य विषय की तुलना में अधिक स्थायी एवं महत्वपूर्ण है। यानी जो गणित की संरचना को हमने क्या माना है, इस और विषयों की अपेक्षा ज़्यादा शक्तिशाली माना है। ठीक है, वो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि जब हम एक क्वेश्चन आता है हमारा कि गणित विषय का अन्य विषयों के साथ कैसा संबंध है, तो उसमें हम सबसे ज़्यादा जो सर्वोपरि मानते हैं वो गणित को ही मानते हैं, क्योंकि हर विषय के अंदर गणित निहित है। साइंस में गणित निहित है, इकोनॉमिक्स में गणित निहित है, जो आपकी हिंदी है उसमें गणित निहित है, जो आपकी भूगोल है उसमें गणित निहित है। तो यानी जो गणित है, गणित के बिना और कुछ तो पॉसिबल है ही नहीं है, यानी और किसी भी विषय का बिना गणित के कोई आधार बनता ही नहीं है। तो इसलिए जो गणित की प्रकृति है उसको हमने क्या माना है, सबसे ज़्यादा मजबूत और शक्तिशाली माना है। किसी विषय की संरचना जैसे जैसे कमज़ोर होती जाती है, उस विषय की सत्यता, मान्यता तथा पूर्व कथन की क्षमता भी उसी क्रम में घटती जाती है। इसी निश्चित ढांचे या संरचना के आधार पर प्रत्येक विषय की प्रकृति का निर्धारण किया जाता है तथा उसको पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी विषयों की प्रकृति एक समान है। गणित विषय की अपनी एक अलग प्रकृति है। ठीक है, यानी हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक अलग प्रकृति है, एक अलग स्वभाव है। गणित का क्या स्वभाव है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, जिसके आधार पर हम उसकी तुलना किसी अन्य विषय से कर सकते हैं। किन्हीं दो या दो से अधिक अन्य विषयों की तुलना का आधार उन विषयों की प्रकृति ही है, जिसके आधार पर हम उस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। गणित की प्रकृति को निम्न बिंदुओं द्वारा हम भली भांति समझ सकते हैं। अब जो गणित के बिंदु हैं गणित की प्रकृति से संबंधित, वे हमने कंक्लूजन लिखे हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको किसी भी, जो मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ, ये किसी भी बुक से नहीं है। ये अलग अलग बुक्स या अलग अलग एक मेरी थॉट्स या अलग अलग बुक्स से एक निष्कर्ष के आधार पर लिखे हुए मेरे तथ्य हैं। तो इनको ध्यान से पढ़ें। यदि आप किसी एक पर्टिकुलर बुक को चाहेंगे तो वो ऐसा उसके अंदर नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है बच्चों, तो इसलिए आप इस क्वेश्चंस को करते समय, मैंने अलग अलग बुक से अलग अलग तथ्य उठाए हैं, अलग अलग कंसेप्ट उठाए हैं, अपने खुद की फीलिंग्स, खुद की थॉट्स को इसमें डाला है। तो इसलिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक हमने तैयार किया है, और आपको पता है ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपका। तो फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी गणित विषय की प्रकृति के बारे में।
अब क्या क्या है गणित के अंदर, तो गणित में संख्याएं, स्थान तथा मापन या मापतोल का ज्ञान होता है। ठीक है, गणित में क्या क्या होता है वो जो मैंने बताया था पीछे गणित के अर्थ के बारे में, कि उसके अंदर अपना टूल बॉक्स होता है जिसमें हम क्या क्या डिस्कस करते हैं, वही सारी बातें हैं। इसके बाद है गणित की अपनी भाषा है। भाषा का तात्पर्य है गणितीय पद है, सूत्र हैं, संकेत से है। ठीक है, फिर उसके बाद है गणित के ज्ञान का आधार निश्चित होता है जिसमें उस पर विश्वास किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन है आपका गणित का ज्ञान यथार्थ, क्रमबद्ध। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखो लगभग वही चीज़ अर्थ होती है और वही चीज़ उसकी प्रकृति होती है, यानी किसी चीज़, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में वही चीज़ उसकी डेफिनेशन है और वही चीज़ उसकी लगभग नेचर है, यानी बहुत ही माइनर डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों के अंदर। गणित में अमूर्त को मूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी एक समान होते हैं। गणित के अध्ययन में आगमन, निगमन तथा सामान्यकरण योग्यता विकसित होती है। ये हमने पीछे पढ़ लिया है, आगमन निगमन। ठीक है, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड होते हैं। गणित की भाषा सुपरिभाषित है, उपयुक्त है तथा स्पष्ट होती है। इसमें बालकों में समझ तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा होता है। इसके बाद है गणित विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में सहायक ही नहीं बल्कि उनकी प्रगति तथा संगठन की आधारशिला है। ये भी मैंने आपको बताया है कि गणित जो है डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, अपनी जो अलग अलग शाखाएं हैं उनमें भी इम्पोर्टेंट रोल खेलती है। ठीक है, इन सभी बिंदुओं के आधार पर हम गणित की प्रकृति को समझ सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं तथा वास्तव में गणित की संरचना जो कि उसकी प्रकृति की आधारशिला है तथा अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ है, जिसके आधार पर विद्यालयी शिक्षा में गणित के ज्ञान की आवश्यकता दृष्टिगोचर होती है। अब रोजर बैंकन ने ठीक ही कहा है कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है, इसलिए गणित को सभी विज्ञानों का जन्मदाता भी माना जाता है। अब मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहूँगा, अभी जैसे ही मैंने आपको बताया था कि यदि एग्ज़ाम में, अब ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, यदि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि गणित की प्रकृति को डिस्कस करें, तो भी आपने जो मैंने अभी ऊपर लिखा है वही डिस्कस करके आना है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है, इसके लिए भी आपने यही पोर्शन लिख कर आना है। तो आपको एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट मैं आपको दे रहा हूँ, क्या कि आपके यदि वो पेपर में पूछता है गणित की प्रकृति को डिस्कस करें तो भी आपने यही लिख कर आना है। यदि पेपर में वो आपको कहता है कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है, तो भी आपको यही लिख कर आना है। समझ गए हो इस बात को? ठीक है, तो आपके इसी क्वेश्चन के अंदर जो गणित की प्रकृति से संबंधित है, इसी क्वेश्चन के अंदर आपके 2 क्वेश्चन आ गए हैं। क्लियर है? तो कंफ्यूज नहीं होना है। पेपर में चाहे गणित की सिंह द्वार व कुंजी लिखाए तो भी आपने ये लिखना है। पेपर में यदि लिखा है कि गणित की प्रकृति के बारे में डिस्कस करना है तो भी आपने इसको एज इट इज़ ऐसा ही लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद हम गणित शिक्षण का कार्य क्षेत्र को डिस्कस करते हैं, स्कोप ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। अब स्कोप कार्य क्षेत्र क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि गणित का हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, वो बात मैंने देखा जाए तो आपको ऑलरेडी बता दी है। आप दुकान पर जा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, बस में जा रहे हैं, मैथ का यूज़ कर रहे हैं, टिकट ले रहे हैं, आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, तेल डलवा रहे हैं, वहाँ भी यूज़ कर रहे हैं। अब किसी कार्य क्षेत्र मतलब यानी कि किस किस क्षेत्र में इसका यूज होता है, भाई टीचिंग में इसका यूज होता है, दुकान पे इसका यूज होता है, इंजीनियरिंग में इसका यूज होता है, हर सब्जेक्ट में इसका यूज होता है। तो ये यहाँ ये पूछना चाह रहा है। तो बच्चों आपको, अब मेरे को खुद पता है, आप अपने आधार पर इससे संबंधित 15 से 20 लाइन ईजिली लिख सकते हैं कि कहाँ कहाँ हम इसका यूज करते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एक इमेजिन ज़रूर किया करो। कोई भी क्वेश्चन है उसके मीनिंग को समझकर खुद इमेज ज़रूर किया करो। अब मैंने इससे समझ क्या क्या बातें लिखी हैं वो आप देखें, यहाँ से आप कुछ निकाल सकते हैं और अपने आधार पर इसका आंसर दे सकते हैं। वर्तमान विज्ञान के युग में गणित एक धुरी है, ठीक है, सेंटर पॉइंट है। यह गणित संबंधी ज्ञान का ही परिणाम है कि मनुष्य ने अंतरिक्ष में पैर रखा। उचित गणित संबंधी ज्ञान के बिना कोई भी राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति का संपूर्ण जीवन गणित ज्ञान से जुड़ा हुआ है।
लगभग प्रत्येक कार्य, धंधे तथा औद्योगिक कार्य गणित के ज्ञान पर निर्भर करते हैं। तो मैंने बताया स्कोप का मतलब क्या है कि आप इसका कहाँ-कहाँ यूज़ करते हैं, किस-किस क्षेत्र में यूज़ करते हैं, ठीक है? किस-किस महकमे में यूज़ करते हैं, किस-किस सब्जेक्ट के साथ आप यूज़ करते हैं, तो वो आप सारी बातें इसके अंदर लिख सकते हैं। विज्ञान में यूज़ करते हैं, वाणिज्य इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं, कृषि में यूज़ करते हैं, चाहे एक साधारण दुकानदार है वहाँ यूज़ करते हैं, कारीगर है वहाँ यूज़ करते हैं, दर्जी है, उद्योगपति है, बैंक कर्मचारी है वहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है? तो यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि कहाँ-कहाँ आप इसका यूज़ कर रहे हैं, वही आपने डेफ़िनेशन देनी है। कार्यक्षेत्र स्कोप। अब स्कोप के बारे में डिफरेंट टाइप के अलग-अलग गणितज्ञों ने, अलग-अलग मैथमेटिशियन ने क्या कहा है, वो आपने कोशिश करनी चाहिए एज़ इट इज़ लिखना चाहिए। अब नेपोलियन ने क्या कहा इसके बारे में, इन्होंने कहा है राज्य की समृद्धि तथा गणित की प्रकृति एवं विकास यह दोनों ही आपस में संबंधित है। इसके बाद है सभी प्रकार के अनुसंधान तथा आविष्कार गणित ज्ञान से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए घड़ी तथा दूरबीन का आविष्कार करने वाला महान गणितज्ञ गैलीलियो न्यूटन जो गणित का राजा था, उसने भी गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया था। आगे है रोजर बैंकर ने सत्य ही कहा है, गणित सब विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है। ठीक है, देखो यहाँ भी लिखा हमने, वहाँ भी लिखा, क्यों? क्योंकि स्कोप स्कोप का मतलब है कहाँ हम यूज करते हैं, तो विज्ञान में भी हम यूज करते हैं। वहाँ क्या है, वहाँ ये क्वेश्चन इसकी प्रकृति है कि नेचर कैसा है इसका, वो नेचर में भी हम इसका विज्ञान के प्रति इसका एक स्वाभाविक नेचर है, तो वहाँ भी हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, यहाँ भी हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। आगे है वैज्ञानिकों के पास गणित का ही ज्ञान है जो वस्तुओं की मात्राओं का मापन करता है। वास्तव में गणित वैज्ञानिकों के हाथ में व्याख्या करने का एक साधन है। सब प्रकार के अनुसंधान, गणनाएं तथा परिणामों को प्रमाणित करने की विधि गणित का ज्ञान का व्यवहारिक पक्ष है। अब काम्टे जो गणितज्ञ हैं उन्होंने क्या कहा है, ने भी सुझाव दिया है, सब प्रकार की वैज्ञानिक शिक्षा जो गणित से आरंभ नहीं होती अवश्य ही दोषपूर्ण है। यानी काम्टे ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो भी वैज्ञानिक शिक्षा है यदि उसमें आप गणित को नहीं मानते हैं, गणित को नहीं लेते हैं, तो वो दोषपूर्ण है, यानी वो ठीक हो ही नहीं सकती। यानी जिस विज्ञान में गणित नहीं है वो विज्ञान ठीक हो ही नहीं सकता। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनकर आ जाता है। होगमैन ने कहा है कि गणित सभ्यता का दर्पण है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके आगे चल के कम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से देखें तो। लेकिन कई बार मान लो 4 नंबर का भी आपका एक क्वेश्चन आता है, उसमें पूछा जा सकता है कि गणित सभ्यता का दर्पण है, इसको आप संक्षेप में वर्णन करो, तो भी आप यही बातें लिखकर आ सकते हैं। ठीक है, यानी स्कोप के अंदर आप गणित सभ्यता का दर्पण लिख सकते हैं। तो पेपर में यदि क्वेश्चन आता है कि गणित सभ्यता का दर्पण है, इसके लिए आप संक्षिप्त अपना आंसर दें, तो आपने वहाँ क्या लिख कर आना है, आपने वहाँ स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स गणित के कार्यक्षेत्र को ही लिख कर आना है। तो आपके एग्ज़ाम में देखा जाए तो जितने भी क्वेश्चन आते हैं वे आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। ठीक है, आगे है सभ्यता की प्रगति गणित के ज्ञान तथा प्रयोग के कारण से है। मनुष्य गणित के ज्ञान के बिना दूसरों के साथ संप्रदान नहीं कर सकता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने भी इस बात पर बल दिया है कि स्कूलों में कंप्यूटर के प्रवेश से शैक्षिक गणित तथा कारण प्रभाव संबंध को समझकर सीखने की प्रक्रिया तथा बदलने योग्य वस्तुओं के आपसी संबंध के कारण गणित शिक्षण को, यानी वो कह रहा है कि जो 1986 में हमने कंप्यूटर नीति जो चालू की है वो भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं गणित का ही एक पार्ट है, करके इसे वर्तमान तकनीकी के रूप में स्वीकार किया है। यानी गणित जो कंप्यूटर है उसको एक सुधरी हुई यानी गणित की एक उन्नत तकनीक के रूप में माना गया। यानी कंप्यूटर क्या है, इक्वल टू उन्नत तकनीक ऑफ गणित। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा है। तो ये हमारे आज का जो क्वेश्चन था जो हमने आज डिस्कस किया है, क्या था, गणित का क्षेत्र, गणित का अर्थ और गणित की प्रकृति को हमने डिस्कस किया है। ठीक है बच्चों, अब आप सभी बीएड के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप जो अपने कैरियर से संबंधित किसी भी गाइडलाइन से संबंधित कुछ भी जानने के लिए हमारी ऐप जो आपको आगे चल के आपके कैरियर से संबंधित गाइडलाइंस देती हैं, और हमारा एक न्यू यूट्यूब चैनल जो आपको इससे संबंधित जैसे सीटेट, एचटेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस जितनी भी आपकी टीचिंग रिलेटेड
जॉब्स हैं उनसे संबंधित जो भी गाइडलाइन है, बेहतर प्रिपरेशन है, उस चीज़ से संबंधित आपकी तैयारी करवाते हैं। तो आप उसे सब्सक्राइब करें और उस ऐप को डाउनलोड करें। मैं यहाँ उस ऐप का एड्रेस आपको लिख दे रहा हूँ। हमारी ऐप और हमारा यूट्यूब चैनल है हरितस द एग्ज़ाम एक्सपर्ट। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से बेहतर बनाते रहें और अपने विवेक से आप क्वेश्चन का आंसर दें। आगे के अपने कैरियर के लिए आप इस ऐप को और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि वहाँ से आपको अपने, क्योंकि हमने कुछ जो लिंक हैं डीएसएसबी से संबंधित, केवीएस से संबंधित कुछ गाइडलाइन हैं जो बच्चों को नहीं पता होती, उससे संबंधित सारी की सारी चीज़ें हमने उस पे दे रखी हैं। तो आप उस चीज़ को सब्सक्राइब करके उन लिंक्स को देख सकते हो। उनको आगे भविष्य में भी आपके कैरियर से संबंधित वो चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताता रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद।